नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और हम डेली 6:30 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं करंट अफेयर अपडेट के साथ। और दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ हमारी एक मुहिम होती है स्टैटिक प्लस जीएस को भी रिवाइज कराना। जो भी करंट अफेयर का पॉइंट होता है उसी से हम उसको टच करते हैं और उससे जो है आपकी परीक्षाओं में तैयारी करने में और भी ज़्यादा सुविधा होती है और आपके जो जीएस वाला पार्ट होता है उसको और भी मजबूत वह कर देता है। ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो, जिससे कि आप जल्द से जल्द अधिकारी बने और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए करंट अफेयर में आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत यूनिक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये सबको पता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। अब ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हेनरी डुनेट की जयंती पर ही मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत मोस्ट है, यानी कि आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? थीम। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ये इसकी थीम है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ये इसकी थीम है। अगर यहाँ पे बात करें तो पहला रेड क्रॉस दिवस जो मनाया गया 8 मई 1948 को मनाया गया। पहला जो रेड क्रॉस मनाया गया वो कब मनाया गया? 8 मई 1948 को। वेरी इजी। आगे हम बात कर लेते हैं तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो कौन है? हेनरी डुनेट। यही हैं जिनकी जयंती पर मनाया जाता है, यही इसके क्या है? संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना जो की गई है, अंतर्राष्ट्रीय समिति की जो स्थापना की गई 17 फरवरी और 1963 को की गई थी। कहाँ पर? जेनेवा में। और इसी जगह पर जो है इसका हेडक्वार्टर कर दिया था, कहाँ? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाई। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं बेटा तो यहाँ से अध्यक्ष हो जाएंगे मिर्जाना स्पोलजारिक एगर। मिर्जाना स्पोलजारिक एगर, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको शायद ये पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है जिसमें क्या करा गया है? 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के चित्र दर्शाए गए हैं, जिससे कि देश भावना जागृत हो लोगों के मन में। और एक और बात, बालाकोट हवाई हमले के चित्र भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो दोबारा समझ लो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है और 1965, 1971 कारगिल युद्ध के चित्र दर्शाए हैं। और बालाकोट में जो हवाई हमला हुआ था उसके भी चित्र दर्शाए गए हैं। यहाँ बात कर लेते हैं पंजाब के सीएम की बात कर लेते हैं। भगवंत मान है, क्योंकि ये अब नए बने हैं इस वजह से, ये याद रखना, भगवंत मान। वायुसेना प्रमुख की बात कर लेते हैं तो BR चौधरी। कौन है? BR चौधरी। ये क्या है? प्रमुख। इतनी बात आपको यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, ये बात एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है, आपको अपने माइंड में फिट करके रख लेनी है। दोबारा देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है और जिसमें 1965, 1971 कारगिल युद्ध के चित्र दर्शाए गए हैं। बालाकोट के हवाई हमलों के चित्र भी बताए गए हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के सीएम, क्योंकि पंजाब की राजधानी जो है वो क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है भाई। वायुसेना प्रमुख की बात करें तो BR चौधरी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एयर मार्शल जो है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रोजेक्ट स्मार्ट खबरों में चल रहा है, बहुत ज़्यादा खबरों में चल रहा है प्रोजेक्ट स्मार्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट स्मार्ट? इसके बारे में बात करते हैं। किसने शुरू किया है प्रोजेक्ट स्मार्ट? किसने शुरू किया है प्रोजेक्ट स्मार्ट? क्या है ये? इसके बारे में टोटल बात बताते हैं, सब्र करिए। ये आवास और शहरी मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने शुरू किया है, यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। इसको क्यों किया गया है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है। यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन चल रही है वहाँ पर चलने के लिए जो है, और मुंबई को वहाँ पर पहला स्टेशन बनाया गया है। और यहाँ पर मुंबई के पर रेल इंटरनेशनल यानी कि जापान की जो इंटरनेशनल कंपनी कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है। अब हम बात करें इसमें थोड़ा सा और समझने की बात, तो 12 स्टेशनों में से 4 स्टेशन हाई स्पीड है। यानी कि कितने स्टेशनों में से? 12 स्टेशनों में 4 स्टेशन हाई स्पीड है और 4 के 4 याद रखना राम, साबरमती, सूरत, विरार और थाने। ये 4 स्टेशन जो है वो क्या हैं? आपके हाई स्पीड स्टेशनों की श्रेणी में आते हैं।
तो दोस्तों शायद ये आपको जो है तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन हमारे अभी तक हैं। रेड क्रॉस दिवस 8 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ठीक है। राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में पहला हेरिटेज सेंटर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है, तो ये हाई स्पीड स्टेशनों के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम क्या है। और आज जो हम क्वेश्चन जो है ना वो हम अभी हैंड टू हैंड लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे आलसी हो जाते हैं और एकदम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। आप लिखो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, और लिख कर नोट्स बनाओगे तो और भी बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हो अपनी, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को बात करेंगे और एक उसी क्वेश्चन पर हम बात समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात करूं, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं पहले, क्योंकि शुभ कार्य करने से पहले इंक को तो डालना पड़ेगा हमारे, ठीक है भाई, क्योंकि दिक्कत तुम्हें है कि दिखाई नहीं देगा फिर बाद में आपको सही से। तो देखिए चौथा क्वेश्चन जो है वो है हरित वित्त कोष, यानी कि भारत को हरित वित्त पोषित करने के लिए प्रति वर्ष यानी कि सालाना कह सकते हो, कितना जीडीपी का 2.5% 2030 तक करना पड़ेगा पे। यानी कि भारत को हरित वित्त पोषित करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, जीडीपी का 2.5% 2030 तक करना पड़ेगा बेटा। ये बात अपने माइंड में रख लो बहुत अच्छे से। 2070 तक, एक और बात याद रखो, 2070 तक शुद्ध रूप से, किससे, शुद्ध रूप से शून्य कार्बन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तिथि तक शून्य रखा है, शून्य कार्बन ऊर्जा 2070 तक। एक और बात याद रखिए यहाँ पर, 2070 से 71 नवीकरणीय ऊर्जा को 80% तक लाने की बात करिए, 80% लाने की बात की है भैया। अब बात करते हैं, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है नवीकरणीय ऊर्जा होती है, दूसरी क्या होती है, अनवीकरणीय। ये सभी एग्जाम में बहुत आता है, जैसे कि CTET हो गया, UP TET हो गया, इनमें बहुत आता है एग्जाम में। तो नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जिनके भंडार असीमित होते हैं, जिनके भंडारों की कमी नहीं, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम ये कहते हैं, वो कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। और अनवीकरणीय ऊर्जा वह होती है जिसके भंडार सीमित होते हैं, जिस ऊर्जा के भंडार सीमित होते हैं। सीमित किस किस के हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल के सीमित होते हैं, डीजल के सीमित होते हैं, ठीक है जी, पेट्रोल के सीमित होते हैं, डीजल के सीमित होते हैं, जीवाश्म ईंधन के सीमित होते हैं, कोयले के सीमित होते हैं, कोयला सीमित होता है, ठीक है भाई। प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित होते हैं। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा, ये UP TET में भी आता क्वेश्चन, UP TET पूछता निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, या कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर क्या करोगे आप, वहाँ पर नहीं लगा पाओगे, नहीं पता तो चलिए नवीकरणीय को यहाँ लिख लेते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो एक आपकी होती है ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, एक। दूसरी जो होती है इसमें, दूसरी होती है सौर ऊर्जा। क्या इनके भंडार हैं सीमित, नहीं है ना। तीसरा जो है वो पवन ऊर्जा। तो इसको भी नोट कर लो, तो क्या हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। जिसके भंडार सीमित नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसके भंडार सीमित होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, जीवाश्म ईंधन, कोयला और प्राकृतिक गैस। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी होता है। ऐसे ही आप बच्चे तो हो नहीं जो आपको गुब्बारा देगा, आप समझदार हो, आपको बस बता दिया क्वेश्चन, अब बना लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ कर देते हैं, चलो रफ कर दिया है, आपको कोई घबराने की बात है नहीं। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं हम। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है भाई। तो देखिए 5वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 5वां क्वेश्चन है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, ललितपुर, कहाँ पर, बुंदेलखंड,
बुंदेलखंड, यानी कि ललितपुर बुंदेलखंड में, यानी कि कहा है पहला फार्मा पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, फार्मा पार्क स्थापित किया गया है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ये याद रखो पहली बात, यानी कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर में बुंदेलखंड में पहला फार्मा पार्क यानी मेडिसिन पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है भाई, और ये किससे अनुमति ली है? ये पशुपालन विभाग, ठीक है, और दूसरा औद्योगिक औद्योगिक क्या था, शायद इसका था पशुपालन विभाग, औद्योगिक विकास परिषद। ठीक है भाई, तो इन दोनों से क्या करा है, इन्होंने मंजूरी ले ली है। तो ये तो हो गया पहली बात। यहाँ से उत्तर प्रदेश के ललितपुर बुंदेलखंड में पहला फार्मा पार्क मेडिसिन पार्क जो है वो खुला है, और पशु विभाग और औद्योगिक विकास से परमिशन ले ली गई है। इसमें अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में, और याद रखना कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में, इस बात को याद रखना है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में एक बात रखना, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक मेडिकल डिवाइस पार्क खोला गया है। कहाँ पर खोला गया? औद्योगिक विकास प्राधिकरण में क्या खोला गया है? एक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये खोला गया। इनको छापो, दोनों को छापो यहाँ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर बुंदेलखंड, ठीक है, मैं जो है पहला फार्मा पार्क खोला है, पशुपालन विभाग से अनुमति ली है। यहाँ पर पशुपालन विभाग से अनुमति ली है, औद्योगिक विकास परिषद से भाग लिए। इसी के साथ साथ जो है गौतम बुद्ध नगर में जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण और एक मेडिकल के द्वारा एक मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना यहाँ पर की है बेटा। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का ललितपुर बुंदेलखंड, तो देखिए ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से तीन ओर से ललितपुर घिरा हुआ है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो ललितपुर में या बुंदेलखंड में, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की ललितपुर में जो है किसकी यूरेनियम, यानी कि ललितपुर में क्या पाया जाता है? यूरेनियम पैदावार होती है। बुंदेलखंड के कितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे बुंदेलखंड में, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 13 में से जो है 7 यूपी के हैं और 6 जो हैं वो किसके हैं? एमपी के। तो 13 जो हैं वो यूपी के और 6 जो हैं ये, इनकी संख्या पहले जो थी वो 11 थी। इनकी संख्या पहले जो थी 11 थी, मूलतः 11 है, और अब जो कितने हो चुके हैं? 13, जिसमें 7 जो है यूपी के। आपको यूपी से मतलब है कितने? 7। ठीक है भाई, 7 आपको याद रखना है। जैसे कि आपका हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितने हैं? ये 7 हैं। ठीक है भाई, तो यूपी की क्लास हमारी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, तो उसमें हमने इसको बता दिया था सभी बच्चों को। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगता है ललितपुर, किससे? मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है। तीन ओर से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। कौन था? ललितपुर। ठीक है भाई, तो इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी ना यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश ललितपुर बुंदेलखंड पहला फार्मा पार्क जो है गौतम बुद्ध में जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है। गौतम बुद्ध देखो, गौतम बुद्ध किस में आता है? एनसीआर में आता है। किस में आता है? गौतम बुद्ध एनसीआर में। और यूपी के कितने आते हैं डिस्ट्रिक्ट? यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनसीआर में आते हैं। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में। ठीक है, और हरियाणा के जो आते हैं, हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और राजस्थान के जो आते हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस तरीके से टोटल एनसीआर में जो है वो 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर एनसीआर की 24 डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एनसीआर की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो इससे इतना कवर कर लो आप, और आपका जो है बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से इतना कवर कर लिया तो ठीक है भाई, रफ कर दें। चलो, सारी बातों को कनेक्ट करके चलिए आप, जहाँ भी जो चीज़ आए एकदम आप एकदम उसको बता दो तुरंत ही। यही तो होता है बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं भारत बांग्लादेश, यानी कि छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए जो है, ठीक है, मेघालय
मेघालय में पश्चिम जैंतिया पहाड़ी में केंद्रीय मंत्री कौन थे? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। ठीक है। क्या करा है? दाब की भूमि बंदरगाह स्थापित किया का उद्घाटन किया है। क्या है? उद्घाटन किया भाई। तो पहला आप इस बात को समझ लो कि क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में पश्चिम जैंतिया यानी कि गोरो खाती जैंतिया 3 पहाड़ी है ना यहाँ पर, और जनजाति भी हैं। तो पश्चिम जैंतिया पहाड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जो है दाब की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें मेघालय की स्थापना की बात, तो मेघालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो बेटा ये याद होना चाहिए आपको, 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर हम सीएम की बात करें तो कॉनराड संगमा। तो कौन है? कॉनराड संगमा जो है। अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है? शिलोंग है। कैपिटल की अगर बात करें तो क्या है बेटा? शिलोंग है। ठीक है। अगर हम बात करें जैंतिया, गोरो, खासी, तो ये पहाड़ी भी हैं और जनजाति भी हैं। क्या हैं? जनजातियाँ। ठीक है भाई, जनजाति में पहाड़ी भी है। ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें लोकगीत, जो लोकगीत है यहाँ का, जो लोकगीत है वो है साध सुख मिसीम। और अगर लोक नृत्य की बात करें, तो लोक नृत्य की बात अगर हम करें तो बांग्ला बहरीन। तो ये क्या है? यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। इतनी बात। एक यहाँ पर अगर हम बात करें अभ्यारण्य की, तो एक आपका नोकरेंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कौन सा? नोकरेंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एक तो यह है नोकरेंग। ठीक है। एक है नोग खिल्म है। क्या है? आई थिंक नोग खिल्म ही है शायद, एक बार देख लेंगे ना इसको। नोग खिल्म वन्यजीव है ये। तो ये भी कहाँ के? मेघालय की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको। ठीक है। नोग खिल्म में कुछ अंतर है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है भैया। तो देखो क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच जो व्यापार को वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जो है मेघालय में जो है पश्चिम जैंतिया पहाड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जो है दाब की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। स्थापना 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की सीएम है कॉनराड संगमा। कैपिटल है शिलोंग। जैंतिया गोरो खाती पहाड़ी भी है, जनजाति भी है। लोकगीत है साध सुख मिसीम। लोक नृत्य बांग्ला बहरीन। ठीक है। नोकरेंग राष्ट्रीय पार्क है। नोंग खिलम वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक? कर दें रफ? ठीक। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं बहुत तेज़ी से। 7वें क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? तो पहला बॉर्डर यानी कि कहाँ का? यानी कि सिलहट। कहाँ का जी? सिलहट में पहला बॉर्डर होट खुला है भारत किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट में पहला बॉर्डर होट खुला है। ठीक है जी। और इसे हम क्या कहते हैं? इसका सिलहट डिवीज़न कहाँ पर है? ये इसे सिलहट डिवीज़न बोलते हैं। सिलहट डिवीज़न में उद्घाटन हुआ इसका। कहाँ पर हुआ? सिलहट डिवीज़न में उद्घाटन। इतनी बात यहाँ से याद रखो। ठीक है। अब इसमें पहला फ़ायदा क्या है? कि भारत में जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, बांग्लादेश के लोग उनसे बिना
वीज़ा के मिल सकते हैं, बिना वीज़ा के मिल सकते हैं बांग्लादेश के लोग भारत में, रिश्तेदार जो हैं उनके, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में ऐसे कितने देश में चल रहे हैं, बस भारत बांग्लादेश में चल रहे हैं, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे बॉर्डर होड कितने चल रहे हैं, बॉर्डर होड जो चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, 13 रनिंग में हैं। और प्रतीक्षा में जो है वो कितने हैं, प्रतीक्षा में जो है वो कितने हैं, वो 3 प्रतीक्षा में, 3 जो है प्रतीक्षा में। इसका जो समय रहेगा, अगर हम बात करें समय की, तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक रहेगा। ठीक है भाई, खुलने का समय। तो इसको थोड़ा सा कर लो कवर, इसको थोड़ा सा कवर करो बेटा। क्या है, सिलेट में पहला बॉर्डर होड जो है भारत बांग्लादेश के में खोला जाएगा और सिलेट डिवीज़न उद्घाटन किया जाएगा इसका। भारत में रिश्तेदार जो हैं बांग्लादेश के लोग जो हैं, बांग्लादेश के लोग भारत के रिश्तेदारों से, जो भारत में पहले से लोग रह रहे हैं बांग्लादेश के, या अपने रिश्तेदारों से जो है वो बिना वीज़ा के मिल सकते हैं। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के बीच में 13 बॉर्डर होड चल रहे हैं और प्रतीक्षा जो है 3 की ओर चल रही है अभी 3। और समय जो खुलेगा ये 10 से 4 बजे के बीच खुलेगा। ये 10 से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जो है ये खुलेगा। इतनी बात यहाँ से आप कवर करके चलो। रफ कर दें भाई, बताओ जल्दी बताओ, रफ कर दें। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो, मतलब सारा जो करंट अफेयर है ना, बड़ा प्यारे तरीके से करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा भी करंट अफेयर तुमने याद ना करो तो पेपर में क्या हासिल करोगे जाकर, पेपर में तो कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, क्योंकि जब ऐसा करंट अफेयर छोड़ के जाओगे तो फिर कहाँ से क्या करोगे। ठीक है, ये बल्ला इंडर वाले नहीं आते, इनमें बहुत सारी बातें ऐसी आती जो आपको पता भी नहीं होती और तुम सोचते हो अरे यार ये भी जीके था क्या, ये भी कब हो गया ये। तो देखिए, बाइडेन प्रशासन 8वां क्वेश्चन मोस्ट है। बाइडेन प्रशासन, बाइडेन कौन है, अमेरिका के क्या है भाई, राष्ट्रपति हैं। तो बाइडेन प्रशासन में जो है घरेलू नीति सलाहकार के रूप में जो है किसे चुना गया है, किसे चुना गया जल्दी बताओ, नीरा टंडन को चुना गया है। ये भी अच्छी बात है, नीरा टंडन। और पहली एशियाई महिला बनी है, ये पहली एशियाई भारतीय महिला बनी है। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें तो ठीक है, क्यों, किसको नज़र में रखते हुए, राष्ट्रपति अगर हम चुनाव की बात करें अमेरिका में तो कब है, 2024 में, उसको नज़र करते हुए जो है नीति सलाहकार बनाया है, घरेलू नीति सलाहकार बनाया। इससे पहले की अगर हम बात करें, नोट लिख लो इसको, एक नोट इन पॉइंट। देखिए, कीर्तिमान रच रहे हैं भारतीय मूल के लोग अमेरिका में, भारत में नहीं रच रहे, बस अमेरिका में रच रहे हैं। एक नाम सुना होगा आपने, कमला हैरिस। ठीक है भाई, इनका नाम सुना, भारतीय मूल की हैं और क्या है, ये उपराष्ट्रपति हैं। तो ये 2 महिलाओं ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। इनको देखो, बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को बनाया गया है और पहली एशियाई भारतीय महिला बनी है ये। और राष्ट्रपति चुनाव जो है वो 2024 में है। ठीक है, और नोट पॉइंट क्या, कमला हैरिस जो है पहले ही चुनी जा चुकी हैं उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जा चुकी हैं। ठीक है भाई, हो गया इतना। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा शिकायत, कोई गिला नहीं होना चाहिए ना, होना भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी दुनिया है, हंस बोल कर बिल्कुल काट लीजिए, क्योंकि कल पता नहीं कल क्या होगा। आज हैं कल को था हो जाएंगे, कोई पता नहीं। इसलिए जैसी भी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो, आराम से जियो। ठीक है, अपने कर्म को करते रहो, तैयारी धुआंधार करो, क्योंकि सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसे तो बातें चलती रहती हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है INS मगर, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, INS मगर। INS मगर जो है लैंडिंग पोत है। ये कैसा है, लैंडिंग पोत है। ठीक है, और ये सेवा मुक्त हो गया है, यानी कि सबसे पुराना नौसेना पोत है, जो अभी क्या हो चुका है, सेवा मुक्त हो चुका है। ठीक है भाई, सेवा मुक्त हो चुका है। इनने कितने साल काम करा है, 36 साल जो है वो सेवा दी है। 36 साल जो है सेवा इन्होंने दी है। ठीक है, कोविड-19 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोविड-19 में लगभग 4000 लोगों को, 4000 भारतीयों को स्वदेश लेकर आया था विभिन्न देशों से।
ठीक है भाई, विभिन्न देशों से 4000 लोगों को स्वदेश लेकर आया था। और ये किसके दौरान सेवा मुक्त किया गया? एक सूर्यास्त समारोह के दौरान, सूर्यास्त समारोह के दौरान जो है सेवा मुक्त किया गया था। ठीक है, कमांडर जो थे वो कौन थे? कमांडर थे हेमंत बी सालुंगो। कौन थे कमांडर? कमांडर जो थे वो कौन थे? हेमंत बी सालंखे अपनी कमान पर, यानी कमान के कमांडर थे, इन्होंने ये जो है सेवा मुक्त कराया है। इन्होंने जो है सेवा मुक्त कराया है। इतनी बात थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है भाई, इतनी याद यहाँ से रखो, बात बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्या है ये बात समझिए, क्या है बात ये? INS मगर ने लैंडिंग पोस्ट, सबसे पुराना लैंडिंग पोस्ट है नौसेना का, और ये सेवा मुक्त हो चुका है। 36 साल इन्होंने सेवा दी है। कोविड-19 में 4000 भारतीयों को स्वदेशी विभिन्न देशों से लेकर आया था। सूर्यास्त समारोह के दौरान जो है इसे सेवा मुक्त किया गया था। कमांडर कौन है? हेमंत बी सालुंखे, जिनकी निगरानी में सेवा मुक्त किया गया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो थे आज के करंट अफेयर ये थे। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर यही था। ठीक है, तो दोस्तों अगर करंट अफेयर में सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन होता है बेटा। तुम सोच रहे हो सर ने 9 ही क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, मेरे 9 30 पे भारी पड़ेंगे। मेरे जो 9 क्वेश्चन है 30 पे भारी पड़ेंगे, ये पता चलेगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी भी रहेंगी क्लासें, सभी की क्लासें रहती हैं। पता जब चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है, कि कौन क्या बता रहा है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं, कौन एग्जामिनर से खेल रहा है। ठीक है, जब पता चलेगा आपको, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। फिर बाद में आप याद करोगे, अरे सर की क्लासें देख लेते इससे अच्छा, तो सर की क्लासें देख लेते इससे अच्छा, तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है। तो इसलिए भाई फिर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। ये जरूरी नहीं कम पढ़ा रहा कोई, अच्छा पढ़ना चाहिए। कम खाओ मगर अच्छा खाओ, ज़्यादा खाने से पेट खराब ना करो। ठीक है, चलिए बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।